नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम उत्तराखंड की जो विभिन्न वन लाइनर बुक्स आती हैं इनके वन लाइनर्स को कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। आज हमारा ये इस सीरीज़ का 11वां पार्ट है। अभी तक हमने 10 पार्ट में 500 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है अतिरिक्त तथ्यों के साथ। अगर आपने उनको नहीं देखा है आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा है। देखिए, हमारी ये सीरीज जो है सीरियल वाइज है, तो जहां पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने नंदा देवी राजात यात्रा के बारे में बात करी थी। यह यात्रा 12 वर्षों में इसका आयोजन होता है, प्रत्येक 12 वर्षों में, और ये यात्रा चमोली के कांसुआ गांव से लेकर होमकुंड तक जाती है। अंतिम पड़ाव हमने देखा था होमकुंड। कितने किलोमीटर की ये यात्रा होती है? 280 किलोमीटर की। तो जब ये यात्रा शुरू होती है अलग अलग पड़ाव आते हैं, ठीक है। जैसे ये यात्रा नंदा देवी के मायके से शुरू होती है, तो इस यात्रा का जो पहला पड़ाव है उसका नाम आपको पूछा जाता है, वो है ईड़ा बढ़ानी, ठीक है। तो ईड़ा बढ़ानी नंदा देवी राजात यात्रा का पहला पड़ाव है। ये यात्रा मायके से शुरू होती है, तो जब आगे बढ़ती है और मायके वाला क्षेत्र खत्म होता है और ससुराल क्षेत्र शुरू होता है, आपको यहां पर वही पूछा जा रहा है, ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव। तो ये होता है कुलसारी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला पड़ाव अगर पूछा जाएगा ईड़ा बढ़ानी, ठीक है, लेकिन अगर ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव पूछा जाएगा तो वो है कुलसारी। ओवरऑल ये यात्रा का 9वां पड़ाव है, ठीक है। और कौन सी नदी के तट पर है कुलसारी? ये पिंडर नदी के तट पर स्थित है। ये चीज आपको याद रखनी है, पड़ाव पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस स्थान पर कुमाऊं के लोग अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं? तो कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ नंदा देवी राजात यात्रा में नंद केसरी से शामिल होते हैं। नंद केसरी इस यात्रा का 10वां पड़ाव है। यह भी आपको याद रखना। और कहां से शामिल होते हैं? नंद केसरी से शामिल होते हैं। इसके बाद जब यात्रा आगे बढ़ती है तो एक गांव आता है बाण गांव, ठीक है, जो कि यात्रा का 13वां पड़ाव है। और यह यात्रा का ऐसा पड़ाव है, यानी कि अंतिम गांव, जहां पर इसके बाद कोई भी बस्ती देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा यात्रा के मार्ग में अंतिम गांव कौन सा है? तो वो है बाण गांव। इसके आगे आपको कोई भी बस्ती देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा बाण गांव को लेकर एक और प्रश्न आपको याद रखना है। यहीं पर जो नंदा देवी के भारवाहक माने जाते हैं लाटू देवता, वो भी यही बाण गांव से ही यात्रा में शामिल होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है? हिमालय का महाकुंभ ये कहा जाता है नंदा देवी राजात यात्रा को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हमने लास्ट वाली वीडियो में भी बात करी थी, राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राजात यात्रा कब हुई थी? तो राज्य गठन के बाद ये पहली बार 2014 में हुई। उससे पहले कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी, लेकिन राज्य गठन से पहले हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस उत्सव को हिमालय महोत्सव भी कहा जाता है? तो हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है नौठा कौथिग। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो नौठा कौथिग उत्सव है इसे हम हिमालय महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। और कहां पर इसे हिमालय महोत्सव कहा जाता है? तो चमोली में जो आदि बद्री धाम है वहां पर जो नौठा कौथिग है इसे हिमालय महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। कहां पर? अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो आदि बद्री में, ठीक है। नेक्स्ट है, चमोली के सलूड़ डुंगरा गांव और सेलंग गांव में मनाया जाता है। तो चमोली के 2 गांव आपको याद रखने हैं, सलूड़ डुंगरा गांव और सेलंग गांव। यहां पर मनाया जाता है रम्माण उत्सव। जो यहां का ये रम्माण उत्सव, ये रम्माण नृत्य है, काफी प्रसिद्ध है। तो गांव के नाम पेपर में पूछे जाते हैं। कहां मनाया जाता है रम्माण उत्सव? चमोली के सलूड़ डुंगरा गांव और सेलंग गांव में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रम्माण नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमृत सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा इसे अमृत सांस्कृतिक धरोहर 2 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया था। यह डेट आपको याद रखनी है, डेट सहित पेपर में पूछा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है रामायण उत्सव को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामायण नृत्य या रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो कुशल सिंह भंडारी को दिया जाता है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ये आपके चमोली के गोपेश्वर में स्थित है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो दो तरीके से प्रश्न बनता है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास के संस्थान कहाँ है? गोपेश्वर। कब बना? 1989। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको याद रखना है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपको यहां पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं उनको लिखते हुए जरूर चलना है, ताकि आपके एक जैसे क्वेश्चन एक जगह पर बन जाएं और आप जब चाहे उनका रिवीजन आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है हमारा राज्य विधि कॉलेज कहाँ स्थित है? देखिए, अगर आपको पूछा जाए राज्य विधि कॉलेज तो ये होगा आपके गोपेश्वर में, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक और है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। ये विधिक कॉलेज है, वो है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। ये कहाँ पर है? तो ये एकेडमी आपके नैनीताल के भवाली में स्थित है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, राज्य विधि कॉलेज गोपेश्वर, विधिक अकादमी पूछेगा भवाली। पूरा नाम क्या है? उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? एक क्वेश्चन आपका यही हो गया कि उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहां पर है? ये गौचर में स्थित है। और इसका गठन कब किया गया था? इस संस्थान का 2016 में इसका गठन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। शैलजा दर्शन समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो देखिए, जो शैलजा दर्शन नाम का समाचार पत्र है ये आपके जोशीमठ से आता था। आपको केवल इतना याद रखना है, हालांकि आप एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखें कि इस पत्र का जो शुरुआत होती है 1970-71 में इसकी शुरुआत होती है और इसके जो संपादक थे उनका नाम था सुरेंद्र सिंह भिलंगवाल, ठीक है। तो शैलजा दर्शन समाचार पत्र 70-71 में आया और इसके जो संपादक हैं सुरेंद्र सिंह भिलंगवाल इसके संपादक थे। हालांकि बहुत कम चांसेस है कि आपको इसका वर्ष और संपादक पूछा जाए। आपको बस इतना याद रखना है, शैलजा दर्शन समाचार पत्र कहां से आता था? जोशीमठ से आता था। ये तो है शैलजा दर्शन। एक और समाचार पत्र है, उसका नाम है शैलवाणी, ठीक है, मिलता जुलता नाम है। ये कहां से आता था? तो शैलवाणी समाचार पत्र ये कोटद्वार से आता था और शैलजा दर्शन जोशीमठ से। देवभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? तो इसका आपको नाम याद रखना पड़ेगा, संपादक का भी, इसका वर्ष भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देवभूमि समाचार पत्र ये आपके नंदप्रयाग से आता था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इस पत्र की शुरुआत होती है 1953 से और इसके जो संपादक थे उनका नाम था राम प्रसाद बहुगुणा। पूछा जा सकता है देवभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन है? राम प्रसाद बहुगुणा। 1953 चमोली के नंदप्रयाग से ये आता है, ठीक है। राजवक्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजवक्ती परियोजना आपके नंदाकिनी नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट है बगौली डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो बगौली डैम आपका पिंडर नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक तो है बगौली डैम, ये भी पिंडर नदी पर है। एक है आपका पाडुली डैम, ये भी आपका पिंडर नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक और डैम है मेलखेत डैम। ये तीनों आपके पिंडर नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो तीनों को आपको लिख लेना है एक ही जगह पर, बागुली बांध, इसके अलावा पाडुली बांध और मेलखेत बांध, ये तीनों के तीनों आपके पिंडर नदी के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। पिंडर नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके आपने बताना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कहां पर मिलती है, ठीक है, जिसकी है और उसके साथ इसका संगम कहां पर होता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। नेक्स्ट है हमारा देवसारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो देवसारी जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये आपके पिंडर नदी के ऊपर बनी है, ठीक है। देवसारी जल विद्युत परियोजना सीधा पूछा जाएगा कौन सी नदी पर है? पिंडर नदी पर। लाटा तपोवन परियोजना किस नदी पर बनी है? तो लाटा तपोवन परियोजना आपके अलकनंदा नदी के ऊपर बनी हुई है। उर्गम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उर्गम परियोजना ये भी चमोली में है और आपके कल्पगंगा नदी के ऊपर बनी हुई है।
चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किस जनपद से है? अब देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं। प्रसिद्ध ये पर्यावरणकर्ता थे, इनको लेकर कई सारे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है, जब चिपको आंदोलन का जिक्र हमने वहां पर किया था। अगर हम इनके संबंधित जिले की बात करें तो चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध है चमोली जनपद से, ठीक है। चमोली में ही इनका जन्म होता है। 1934 में गोपेश्वर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1964 में दशौली ग्राम स्वराज संघ स्थापित किया था, यह भी याद रखना है। चंडी प्रसाद भट्ट ने दशौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में करी। चिपको आंदोलन के दौरान इन्होंने एक संगठन बनाया था, डालियों का दगड़िया। 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला था, लास्ट में देखा था हमने, ठीक है। तो 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला। ये अवार्ड जीतने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे। 1986 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2006 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? देखिए, बुग्यालों की मदर टेरेसा ये कहा जाता है रूपा देवी को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर आपको पूछा जाए उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसको कहते हैं, ये तो है बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी। उत्तराखंड की मदर टेरेसा अगर पूछा जाएगा तो माधुरी शर्मा को कहा जाता है उत्तराखंड की मदर टेरेसा, ठीक है। तो बुग्यालों का भी याद रखना है और किसको भी याद रखना है, उत्तराखंड की मदर टेरेसा को भी आपको याद रखना है, ये इनके उपनाम है। इसी के तहत यहां पर हमने पढ़ा रूपा देवी को क्या कहते हैं, बुग्यालों की मदर टेरेसा। एक और नाम याद रखना है रूपा देवी का ही, और उनको कहते हैं शौकांचल का भूषण। तो शौकांचल का भूषण भी रूपा देवी को कहते हैं। अब हो सकता है दोनों अलग अलग ही होंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि दोनों नाम क्या हैं, रूपा देवी के नाम पर है, चाहे शौकांचल का भूषण हो चाहे आपके बुग्यालों की मदर टेरेसा हो, ठीक है। नेक्स्ट है, चिपको वुमन गौरा देवी का संबंध किस जनपद से है? तो देखिए, चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्ध गौरा देवी, इनका संबंध है चमोली के रैणी गांव से। हालांकि इनका जन्म टिहरी के लाता गांव में हुआ था, लेकिन प्रसिद्ध ये कहां से हुई, चमोली के रैणी गांव से ये प्रसिद्ध हुई थी। तो इनका संबंध है आपके चमोली जनपद से, ठीक है। प्रथम उत्तराखंडी कौन थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था? तो विक्टोरिया क्रॉस विजेता पहले उत्तराखंडी थे दरबान सिंह नेगी। इनका नाम आपको याद रखना है और इनका संबंध भी चमोली जनपद से ही था, ठीक है। पहले उत्तराखंड के व्यक्ति जिनको विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार मिला, ये थे दरबान सिंह नेगी। दूसरे व्यक्ति कौन थे, गब्बर सिंह नेगी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको ये मिला था। किन्हें आजाद उपनाम से भी जाना जाता है? तो आजाद उपनाम किसका है, श्रीधर केमोठी आजाद का। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इनमें से किसे आजाद उपनाम से जाना जाता है, तो श्रीधर केमोठी को आजाद उपनाम इनका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, और ये भी चमोली जनपद से संबंधित है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का संबंध किस जनपद से है? तो जो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं परिमार्जन नेगी, इनका संबंध चमोली जनपद से है, ये आपको याद रखना है। और इनको लेकर भी पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। पेपर में पूछा गया था परिमार्जन नेगी का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और 2010 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में मुख्य भूमिका किसकी रही थी? तो देखिए, मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है या दुनिया के सामने लाने का जो श्रेय जाता है, वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को जाता है। ये आपको याद रखना, और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि मौलाराम के चित्रों को दुनिया के समक्ष कौन लेकर आया, बैरिस्टर मुकुंदी लाल। या फिर ऐसे पूछा जाता है कि मौलाराम को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को, ठीक है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किताब लिखी है गढ़वाल पेंटिंग्स, ठीक है। तो मौलाराम के चित्रों के ही ऊपर है गढ़वाल पेंटिंग। इसके अलावा सम नोट्स ऑन मौलाराम, ये किताब भी किसकी है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। एक और किताब है इनकी गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये तीनों किताबें बैरिस्टर मुकुंदी लाल की हैं, ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मौलाराम, ठीक है। इनका जन्म भी 1885 में चमोली में ही इनका जन्म हुआ था।
बैरिस्टर मुकुंदीलाल द्वारा लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादन कब किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि तरुण कुमाऊं जो ये समाचार पत्र था कहां से आता था, किसने निकाला था और कब निकाला था। तो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र आपके लैंसडाउन से आता था। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने निकाला, 1922 में निकाला। ठीक है, और उस समय ये जो पत्र था किस पत्र से प्रेरित होकर निकला था, तो एक पत्र आता था यंग इटली। ठीक है, इटली का एक पत्र था यंग इटली, इससे प्रेरित होकर बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने तरुण कुमाऊं समाचार पत्र की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा समाचार पत्र यंग इटली की तर्ज पर निकला था, तो तरुण कुमाऊं। कब निकला, 1922। कहां से निकला, लैंसडाउन। किसने निकाला, बैरिस्टर मुकुंदीलाल। नेक्स्ट है हमारा, नरेंद्र शाह ने टिहरी राज्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया था। तो देखिए, नरेंद्र शाह के ही द्वारा टिहरी में हाईकोर्ट की स्थापना होती है 1938 में। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि टिहरी राज्य हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, 1938। और यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश था वो किसे बनाया गया था, ये बनाया गया था बैरिस्टर मुकुंदीलाल को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 1938 में हाईकोर्ट की स्थापना होती है और जस्टिस किसको बनाया जाता है, यहां पर जज किसको बनाया जाता है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल को। ठीक है, कोटद्वार में स्थित मुकुंदीलाल के भवन घर को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो मुकुंदीलाल का भवन है कोटद्वार में, इसे भारती भवन के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसके घर को भारती भवन के नाम से जाना जाता है, तो वो हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल। अब ये जो इनका भवन था इसे अब संग्रहालय के रूप में यहां पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, गढ़ केसरी उपनाम से किसे जाना जाता है। तो गढ़ केसरी किसको कहते हैं, गढ़वाल केसरी, ये कहते हैं अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ठीक है, इनका संबंध भी चमोली जनपद से है और कई बार ये क्वेश्चन बना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको पूछा जाता है इनमें से किसे गढ़ केसरी, गढ़वाल केसरी के नाम से जाना जाता है, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। कुमाऊं केसरी किसको कहते हैं, सभी जानते हैं, बद्रीदत्त पांडे को कहते हैं। ठीक है, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदीलाल, इन दोनों का ही मुख्य योगदान था जब गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है 1918 में। क्वेश्चन बनता है गढ़वाल कांग्रेस कब बनी, 1918। कुमाऊं कांग्रेस या उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, वो हुई 1912 में। अगर आपको पूछा जाए कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, आप बताएंगे 1912। अगर आपको पूछा जाए कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भी 1912 आप बताएंगे। लेकिन अगर गढ़वाल कांग्रेस के बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा 1918। और किसके प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदीलाल। बाद में यही दोनों व्यक्ति कांग्रेस का जो 1919 का अमृतसर अधिवेशन था उसमें भी ये भाग लेने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी रियासत की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को की गई थी। तो ये वर्ष आपको याद रखना है, डेट सहित पूछा जाता है। और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे के रूप में इसे मनाया जाता है, जब टिहरी रियासत की स्थापना होती है सुदर्शन शाह के द्वारा। देखिए, जिले के रूप में नहीं पूछा जा रहा है, जिले के रूप में जो टिहरी रियासत थी इसे जिला बनाकर भारत में इसका विलय किया गया था 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को एक जिले के रूप में विलय किया गया। भारत के अंदर यूपी का 50वां जिला इसे बना दिया गया था। तो वो आपको अलग चीज है, जब पूछेगा कि टिहरी का विलय भारत में कब हुआ, तब आप बताएंगे 1 अगस्त 1949। प्रश्न ये है सुदर्शन शाह ने इसकी स्थापना कब करी, तो ये करी 28 दिसंबर 1815। और इसीलिए 28 दिसंबर को जो टिहरी रियासत स्थापना दिवस है इसे किस रूप में मनाया जाता है, रेस्टोरेशन डे के रूप में से मनाया जाता है। एक चीज आपको और याद रखनी है, सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना 1815 में कर दी, लेकिन प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष टिहरी रियासत पर सुदर्शन शाह और उनके जो वंशज है इनका अधिकार माना था प्रॉपर तरीके से, तो ये माना था 1820 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। किस वर्ष पुरानी टिहरी बांध में विलीन हो गई थी। तो पुरानी टिहरी, जहां पर टिहरी बांध बना हुआ है, पुरानी टिहरी कब डूबी थी, ये डूबी थी अक्टूबर 2005 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है
पुरानी टिहरी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? तो पुरानी टिहरी को, जो कि अब डूब चुकी है टिहरी बांध के अंदर, तो इसको गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ के नाम से भी इसे जाना जाता था। ठीक है, और यहाँ पर किस किस का संगम होता था? भिलंगना और भागीरथी का, जो दोनों नदियां अब बांध के अंदर ही आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो पुरानी टिहरी को गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा, स्वामी रामतीर्थ ने किस वर्ष भिलंगना नदी में जल समाधि ली थी? देखिए, स्वामी रामतीर्थ उत्तराखंड में आए थे 1902 में। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? कीर्ति शाह यहाँ के शासक थे। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको भी नोट करना कि स्वामी रामतीर्थ इन्होंने समाधि तो 1906 में ली, लेकिन आए कब थे? 1902 में। किसके शासन काल में आए थे? कीर्ति शाह के शासन काल में आए थे। जब ये यहाँ पर आए तो कीर्ति शाह ने इनको धर्म संसद में भाग लेने के लिए जापान भेजा था। ये भी याद रखना है, कहाँ भेजा था? जापान। किसने भेजा था? कीर्ति शाह ने। उसके बाद इन्होंने 1906 में भिलंगना नदी में जल समाधि ले ली थी। तो ये भी याद रखना है किस नदी में ली और कब ली। इसीलिए जो टिहरी बांध का जलाशय है, उसके अगर हम आधिकारिक नाम की बात करें तो उसका आधिकारिक नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, टिहरी बांध के कारण जो वहां पर जलाशय बना हुआ है, उस जलाशय का ऑफिशियल नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। और उस जलाशय का स्थानीय नाम क्या है? सुमन सागर। दोनों याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम है क्योंकि इन्होंने यहां पर जल समाधि ली थी। नेक्स्ट है, टिहरी राजशाही के विरुद्ध देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल, इसकी स्थापना कहां पर होती है? ये इंपॉर्टेंट है, देहरादून में। और कब हुई? 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। और किसका महत्वपूर्ण योगदान था? श्रीदेव सुमन का। राज्य में कितने आंतरिक जिले हैं? तो राज्य के अगर हम आंतरिक जिलों की बात करें तो 4 आंतरिक जिले हैं उत्तराखंड में। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, उत्तराखंड में आंतरिक जिलों की संख्या पेपर में पूछी जा चुकी है, तो 4 है। 2 जिले आपके गढ़वाल में आते हैं, ठीक है, और 2 जिले आपके कुमाऊं में आते हैं। गढ़वाल के कौन कौन से हैं? तो देखिए, आपका एक यही है, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, ये दोनों गढ़वाल के आंतरिक जिले। कुमाऊं से बात करें तो अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, तो दोनों अगर आपको ऐसे पूछ ले कि कुमाऊं में बताइए कितने आंतरिक जिले हैं, गढ़वाल में बताइए, टोटल बताइए, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आंतरिक जिले वे जिले होते हैं जो ना तो किसी दूसरे देश की सीमा के साथ लगते हैं और ना ही किसी दूसरे राज्य की सीमा के साथ लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भिलंगना नदी का उद्गम कहां से होता है? भिलंगना नदी का जो उद्गम होता है ये खतलिंग ग्लेशियर से होता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है और गणेश प्रयाग यानी जो पुराना टिहरी था वहां पर ये भिलंगना में मिल जाती है। ठीक है, जो भागीरथी में मिल जाती है भिलंगना नदी, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से आती है। देवप्रयाग में किन नदियों का संगम सास बहू के रूप में होता है? देखिए, देवप्रयाग में सास बहू नदियों का संगम होता है। किनको कहा जाता है सास बहू? तो अलकनंदा और भागीरथी, इनको सास बहू के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग में, जहां पर इनका संगम होता है। इनमें से सास किसे कहते हैं, बहू किसे कहा जाता है? तो सास कहा जाता है भागीरथी को, बहू कहा जाता है अलकनंदा को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि सास बहू नदियों का संगम कहां पे होता है? आप बताएंगे देवप्रयाग। सास कौन है? तो सास है भागीरथी, बहू कौन है? अलकनंदा। ये नाम इनके क्यों पड़े हैं? तो जहां पर इनका संगम होता है भागीरथी वहां पर शांत रूप में बहती है, बिल्कुल ज्यादा आवाज नहीं करती है, इसीलिए इसे सास कहा गया है। और अलकनंदा यहां पर काफी शोर करते हुए बहती है। ठीक है, तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, सास बहू नदियां कहां पर है? देवप्रयाग में संगम। सास बहू नामक खेत अगर आपको पूछा जाए कि सास बहू नामक खेत किस जनपद में है, तो खेत अगर पूछा जाएगा तो ये बागेश्वर में है। ठीक है, सास बहू नामक खेत बागेश्वर, नदियां देवप्रयाग। नेक्स्ट है हमारा, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? तो देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक गंगा की लंबाई है 96 किलोमीटर। ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? आप बताएंगे 96 किलोमीटर। देवप्रयाग के बाद ही जो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है जहां पर, उसके बाद ही गंगा के नाम से ये आगे बहती हैं। नेक्स्ट है,
किस क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है? तो सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग। ठीक है। किस ग्रंथ में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है? तो समग्र तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक, ये कहा जाता है देवप्रयाग को। और किस में कहा गया है? तो महाभारत में कहा गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में जाके ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो यह माना जाता है कि जो देवप्रयाग वाला क्षेत्र है यहां पर कौवे देखने को नहीं मिलते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी के साथ जोड़ा गया था? देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी के साथ 2001 में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, देवप्रयाग को पौड़ी के साथ कब जोड़ा गया? 2001 में। नेक्स्ट है हमारा, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ मंदिर, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और रघुनाथ मंदिर आपके देवप्रयाग में है। और किस शैली में यह बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में यह मंदिर बना हुआ है। ठीक है, द्रविड़ शैली में। एक और चीज आपको याद रखनी है रघुनाथ मंदिर को लेकर, जब हमने पवार वंश भी पढ़ा था वहां पर भी हमने देखी थी पूरी कहानी कि जो पवार वंश के शासक थे जयकृत शाह, उन्होंने इसी मंदिर में आत्महत्या करी थी। ठीक है, उनका निधन भी इसी मंदिर में हुआ था। नेक्स्ट है, रघुनाथ मंदिर के द्वार पर मथुरा बौराणी का लेख किस पवार शासक के समय का है? जो रघुनाथ मंदिर है आपका देवप्रयाग में, इसके द्वार पर हमें एक लेख मिलता है। यह लेख किसका है? मथुरा बौराणी का। ठीक है, और मथुरा बौराणी कौन थी? तो माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू थी मथुरा बौराणी। इनका एक लेख हमें कहां से मिला है? रघुनाथ मंदिर के जो द्वार हैं वहां पर हमको इनका एक लेख मिला है। और ये लेख कब का है, किसके शासन काल का है? तो पृथ्वीपति शाह के शासन काल का है। तो बहुत सारे प्रश्न आपके बने कि रघुनाथ मंदिर से हमें किसका लेख मिला है। ठीक है, द्वार पर वो मिला है मथुरा बौराणी का। और मथुरा बौराणी कौन थी? माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू। और किसके शासन काल का है? पृथ्वीपति शाह के शासन काल का। नेक्स्ट है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल है सहस्त्र ताल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपके टिहरी जनपद में स्थित है। सहस्त्र ताल पूछेगा तो टिहरी गढ़वाल, सहस्त्र धारा जलप्रपात पूछेगा तो देहरादून। कटोरे नुमा ताल, जिसे भाई बहन ताल भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो देखिए, एक ताल है जिसकी आकृति कटोरे के जैसी है और इस ताल को भाई बहन का ताल भी कहते हैं। कौन सा ताल है? महासर ताल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसे भाई बहन का ताल कहते हैं और इसकी आकृति कटोरे के जैसे है। नेक्स्ट है, कौन सा ताल हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो सदैव बर्फ से ढका रहता है यमताल। ये भी टिहरी में है। लाल पानी एवं नीले कमल के लिए प्रसिद्ध ताल कौन सा है? देखिए, लाल पानी और नीले कमल के लिए प्रसिद्ध ताल है बासुकी ताल। इसको ताल कर देना। ठीक है, तो नीले कमल और लाल पानी के लिए कौन सा ताल फेमस है? बासुकी ताल। है कहां पर बासुकी ताल? तो देखिए, बासुकी ताल आपका कुछ हिस्सा इसका टिहरी में पड़ता है, कुछ इसका रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ज्यादातर जो इसको माना जाता है कि बासुकी ताल आपके केदारनाथ के निकट है, तो आप इसको रुद्रप्रयाग मानते हुए चलें। बाकी ये दोनों जनपदों में है, लेकिन ज्यादातर इसे केदारनाथ के निकट माना जाता है और केदारनाथ धाम आप जानते हैं रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। लाल पानी नीले कमल के लिए प्रसिद्ध बासुकी ताल रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों में पड़ता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा केदारनाथ के निकट। किस ताल के पास जहां राजहंस देखने को मिलते हैं? तो किस ताल के पास, यहां पर कर देना, इसको हटा देना, किस ताल के पास हमें राजहंस देखने को मिलते हैं? सही आंसर है मंसूर ताल। और ये ताल भी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, और इसी ताल से एक नदी निकलती है, मंसूर ताल से दूधगंगा नदी। ठीक है, दूधगंगा। दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ये भिलंगना की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मंसूर ताल से ही इस नदी का उद्गम होता है। ये जो ताल है मंसूर ताल, खतलिंग ग्लेशियर के ठीक सामने ये स्थित है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ताल खतलिंग ग्लेशियर के सामने है? मंसूर ताल। खतलिंग से आती है भिलंगना, इससे आती है दूधगंगा।
अप्सरा ताल या अचरी ताल कहाँ स्थित है? तो देखिए अप्सरा ताल जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल में बूढ़ा केदार के निकट स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि बूढ़ा केदार नामक ये जो जगह है कहाँ है, कि ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। नेक्स्ट है हमारा केम्प्टी फॉल को पर्यटक स्थल बनाने का श्रेय किसे जाता है? देखिए केम्प्टी फॉल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का जो श्रेय जाता है ये जॉन मैकनिन को जाता है। ठीक है, जॉन मैकनिन जिसने उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स 1842 में संपादित किया था। ठीक है, उसी का संपादक है जॉन मैकनिन और इसी ने केम्प्टी फॉल को पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। केम्प्टी फॉल की बात करें तो देखिए केम्प्टी फॉल आपका अगर जगह पूछेगा तो मसूरी में आता है, लेकिन अगर आपको जनपद पूछा जाएगा तो ये आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, मसूरी का कुछ हिस्सा आपका टिहरी में आता है, कुछ आपका देहरादून में पड़ता है। तो जनपद पूछेगा तो केम्प्टी फॉल आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीधा पूछा जाएगा केम्प्टी फॉल जलप्रपात जो है कौन से जिले में है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा इस सीरीज का। आज हमने 11वां पार्ट कवर किया। 550 प्रश्नों को हम कवर कर चुके हैं और ऐसे ही अतिरिक्त तथ्यों के साथ हम इनको कवर करते हैं। तो आपको सारे एक जैसे क्वेश्चन एक जगह पर मिल जाते हैं। पूरा सीरियल वाइज हम इस सीरीज को लेकर चलेंगे शुरू से लेकर एंड तक, और इसके बाद जो हमारी अदर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।